ठीक सलाम, है। नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम फिर हाजिर हो गए नर्चर लाइफ टॉक्स में एक नए और खास मेहमान के साथ। इनकी कहानी तो हम इनकी जुबानी ही जानेंगे, लेकिन मैं इनका तारुफ आपसे करा देती हूँ। हरि जी आईएएस ऑफिसर हैं, सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। और साथ ही साथ एक गजल गायक और एक लेखक भी। इनकी 6 किताबें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। हरि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नर्चर लाइफ बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जिंदगी को हम लोग हमेशा नर्चर करते हैं, हमें करना चाहिए। पॉजिटिविटी अगर हमारे अंदर है, जिंदगी खूबसूरत दिखेगी। तो आपने ये जो प्लेटफॉर्म बनाया है ऐसे लोगों के लिए जो थोड़ा सा मोटिवेटिंग है, और जिनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल्स रहे हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत कुछ खुश रहने का तरीका सीखा है, तो उनको आप अपने प्लेटफॉर्म पे लाती हैं। मुझे बहुत खुशी है आपके प्लेटफॉर्म पे आके। बहुत बहुत शुक्रिया हरि जी। तो हरि जी, हम लोग शुरू करते हैं आपका सफरनामा। दिल की खूब सारी और दिमाग की खूब सारी बातें दिल के साथ। बचपन से शुरू करते हैं हरि जी। हरि जी, शुरुआत कहाँ से हुई जिंदगी की? अ, देखिए, मैं एक बहुत ही छोटे से गांव का, जो उत्तर प्रदेश का एक गांव है, करारी, अमेठी ज़िले में पड़ता है, वहाँ पे पैदा हुआ। अच्छा। और मेरी जो शुरुआती तालीम है, 12वीं तक की, आप कह सकते हैं कि गांव के आसपास के जो सरकारी स्कूल कॉलेजेस थे, गवर्नमेंट हम्म। स्कूल्स थे, जो प्राइमरी पाठशाला जिसको हम हम्म। कहते हैं गांव में, 5वीं तक की जी। पढ़ाई वहाँ हुई। तो आसपास कोई जूनियर हाई स्कूल नहीं था, तो थोड़ी सी दूर, 4-5 किलोमीटर दूर एक प्राइवेट जूनियर हाई स्कूल था, वहाँ चले गए। फिर गांव में, इन द मील वाइल, गांव में एक किसी ने बना दिया जूनियर हाई स्कूल, तो लौट हम्म। आए। तो छठी पढ़ाई बाहर करी, 7वीं 8वीं फिर गांव में करी, फिर 9वीं से 12वीं तक थोड़ा सा दूर और था, 8-10 किलोमीटर था, वहां जाने लगे। हम्म। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज था। तो वो सब हम्म। गांव के आसपास की तालीम रही 12वीं तक की। और फिर 12वीं के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चले गए, फिर एक रास्ता चला गया, फिर दिल्ली पहुंच गए। तो गांव की जिंदगी थी पूरी तरह से। गांव ऐसा था जैसे बाकी गांव होते हैं उत्तर प्रदेश बिहार के, जो पिछड़े हुए गांव हैं, जिसमें उस समय जी। लाइट नहीं थी, ऑल टाइम ऑल सीजन रोड्स नहीं हम्म। थी, पक्का कच्चे रास्ते थे। बहुत मुझे याद है कि जो मेन रोड जो लीड करती थी हमारे गांव को, उस पे खड़ंजे लगे थे। वो खड़ंजे, कई साल तक खड़ंजा लगा था उस पे, मतलब तारकोल रोड नहीं बन हम्म। पाई थी। बारिश होती थी तो गांव के सभी रास्ते हम्म। कीचड़ से भर जाते। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस हैं, वो लगभग कोई नए एक्सपीरियंसेस नहीं है, वो सभी गांव वैसे ही हुआ करते थे उस समय। अब तो कह सकते हैं कि थोड़ा हालत बेहतर है काफी गांव की। तो ऐसा बचपन मेरा। लेकिन एक उसकी पॉजिटिव साइड ये थी कि नेचर से बहुत करीब थे, कोई प्रेशर नहीं था जिंदगी में, एक हम्म। खुलापन था, आजादी थी, मस्ती थी। तो वो एक पॉजिटिव साइड था उसका। तो अब आपका, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, घर का माहौल, घर के आसपास के लोग, अ, कुछ उसके हाँ, बारे में बहुत बताइए कि बहुत आपका अच्छा माँ के था। साथ मतलब रिश्ता। मुझे पता नहीं आपका गांव से कोई राबिता साबिता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। लेकिन गांव छोटे में क्या शहर से होता ही है हूँ। कि गांव में क्या होता था कि गांव जो है वो लगता था एक्सटेंडेड फैमिली जैसा लगता था, कि लगभग सभी गांव के सभी घर, सभी परिवार, सब एक दूसरे को जानते थे, सब एक दूसरे को नाम से पुकारते थे। और मतलब 1000-1500 की आबादी होती थी, उसमें सब लोग, फैमिली और कम होती थी। तो मेरा गांव भी वैसे ही था हम्म। सब। जैसे आप सुबह होती थी तो या तो स्कूल चले गए, पढ़ाई वाला दिन था तो स्कूल चले गए, तो वहां मौज मस्ती होती थी अपने साथ के लोगों के, बच्चों के साथ। और अगर छुट्टी है या उसके बाद, स्कूल के बाद का जो टाइम है, तो निकल गए गांव में, घूम रहे हैं इधर उधर, कभी उनके दरवाजे बैठ गए, कभी उनके दरवाजे बैठ गए, कभी इनसे बात किया, कभी उनसे बात किया। तो एक बहुत अपनापन वाली जो जिंदगी थी, आपस में कोई ऐसा नहीं था कि भाई यहाँ नहीं जाना, उनके यहाँ नहीं जाना, ऐसे नहीं जाना। तो हम लोग गांव में बहुत, या गांव के बाहर के लोग कम ही आते थे गांव में, या गांव के लोग जब बाहर जाते थे तो किसी न किसी काम से जाते थे, या तो बाजारकारी जाते थे, या फिर कोई काम होता था, हम्म। रिश्ते नाते, तब जाते थे। अदरवाइज सब गांव में ही रहते थे। तो गांव की बिल्कुल शुरुआती बिल्कुल। जिंदगी है। भाई बहन क्या था, हम लोग 4 भाई बहन, 2 बहनें हमारी, और हमसे एक बड़े भाई। तो हम लोग साथ में, हम्म। बचपन तो सबका साथ में ही बीता। गांव में हंसते खेलते जो मौज मस्ती हुआ करती थी, हम्म। उसमें पेरेंट्स भी भाई बॉदर नहीं करते थे कि बहुत बच्चा कहाँ है, हम्म। देखो बेटा कहाँ गया, ऐसा जैसे यहाँ होता है।
तो वैसा नहीं था। हम्म। सब मस्ती मस्ती के दिन थे, और बहन भाई हम लोग साथ में रहते थे। जब हमारे बड़े भाई छठवीं जो पांचवी पढ़ ली उन्होंने, तो वो चले गए थोड़ा दूर, एक टाउन है मुसाफिर खाना, एक कस्बा है, तहसील लेवल का कस्बा है, तो वहां पे मेरे बड़े भाई और एक मेरी बड़ी बहन थी, तो वो दोनों पांचवी के बाद वहां चले गए। मैं और मेरी एक छोटी बहन है, 4-5 साल छोटी है मुझसे, तो वो दोनों गांव में रह गए। तो हम एक तरह से दो ही बचे गांव में, 10-11 साल के बाद जब मेरी उम्र हुई। तो अच्छी जिंदगी थी, मौज मस्ती, दिन भर मौज मस्ती होती थी। पढ़ाई लिखाई सिर्फ स्कूल में ही होती थी, स्कूल कॉलेज में होती थी। उसके हम्म। अलावा ना ट्यूशन होता था, ना हम लोग को होमवर्क ज्यादा मिलता था, कोई बहुत प्रेशर नहीं था पढ़ाई लिखाई का, ऐसे ही था। बचपन की कोई एक बहुत खास याद आपकी, जिससे आपकी जिंदगी को एक महत्व मिला? खास याद एक, मैं कहूंगा कि जो सबसे अच्छी याद ये है कि हम लोग खेतों में और बाग में बहुत घुमा करते थे। मुझे जैसे आम बहुत पसंद थे। आम और इमली जो दो सीजन होते थे, उसमें वो मौसम, आम जैसे आप समझते हैं कि ये बहुत गर्मी का मौसम होता है, लू चलती है उसमें, और मई हम्म। जून जुलाई ये जो मौसम होता है, तो इसमें, जी। और छुट्टियां भी होती हैं, गर्मी की छुट्टियां भी होती हैं, स्कूल कॉलेज भी बंद रहते हैं उस दौरान। तो मैं जी। निकल लेता था, मतलब घर से निकल लिया, फिर पता नहीं चलता था कि कितने समय तक मैं कहाँ कहाँ घूमता रहा। तो उससे क्या हुआ कि जो खेत खलिहान है, बाग है, पेड़ पौधे कौन कैसे होते हैं, आम कितनी तरह के होते हैं, उनसे सबसे आपका बड़ा अच्छा तारुफ हुआ। और अभी तो तमाम हम्म। बच्चों को ये पता ही नहीं होगा कि आम जो है वो अभी आने वाले समय में आप और देखिएगा, ये आम इमली पैदा कहाँ हम्म। होते हैं, उनको ये पता नहीं होगा कि ये खेत मिट्टी के नीचे होते हैं कि मिट्टी के ऊपर होते हैं। सिर्फ फोटो देखते हैं, क्योंकि यहाँ तो सब चीजें आ जाती हैं ठेले पे। तो वो हम लोगों को अच्छा बिल्कुल। पता चला। और एक मेरी कहानी, आमों से प्रेम को लेके मैंने एक कहानी भी लिखी, आम कसम। तो आम कसम मेरी आम का। किताब में एक आम मुझे तो वो लोग राम कसम कहते हैं, तो मुझे आम से इतना इतना आपने आम प्रेम कसम अभी खाया भी है। तो? तो मैंने आम कसम कहानी लिखी। और वो कहानी मैं शायद इसलिए लिखी कि गांव में जितने तरह के आम, आप जी, तो हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स ऑफ आम थे वहां पे, और उनके सबके बिल्कुल। पेड़ अलग होते बिल्कुल। थे, उनके साइजेस अलग होते थे, उनका टेस्ट अलग होता था। तो वो शायद बिल्कुल। मेरा जो इंटरेस्ट था आमों में, जो प्रेम था मुझे आमों से, उनको मैं एक हम्म। दस्तावेजीकरण जिसको कहते हैं, एक रिकॉर्ड में भी उनको लाना चाहता था। तो उस कहानी को मैंने इसलिए भी लिखा ताकि वो सारे नाम गुम ना हम्म। हो जाएं, भूल ना जाए किसी को, तो आने वाली जनरेशन को याद रहे कि ये जो है इस तरह के नाम होते थे। तो वो तो एक गांव की मुहिम थी सबसे आमों के इंटरेस्टिंग जो लिए। बात थी वहाँ, जी। आमों के लिए एक मुहिम थी, उनको प्रिजर्व करना था अपने मेमोरी में, हमारी जो स्मृतियां हैं उसको थोड़ा रिकॉर्ड करना था। और वो जो घूमना था, जो मौज मस्ती थी गांव की, हम्म। वो शायद फिर दोबारा नहीं मिलेगी। और निश्चिंतता थी, जैसे पढ़ाई लिखाई को लेके कोई कभी कोई टेंशन नहीं था। हमारे जो आजकल के हम्म। बच्चे हैं, छोटे बच्चे, वो तो मुझे लग रहा है कि प्ले स्कूल उनको भेजा जाता है, हम लोग का कोई प्ले स्कूल वगैरह नहीं था। अब प्ले स्कूल से ही बिल्कुल। उनके ऊपर इतना प्रेशर लर्निंग का, और इतनी बड़ी बड़ी चीजें। हम तो अपने, हमारी जो बेटियां, दो बेटियां हैं, उनके सिलेबस से पहले हम देखते थे तो हमारा दिमाग घूम जाता था कि हम लोगों ने शायद वो सिलेबस कब देखा था, शायद 10th में देखा हो या 12th में देखा हो, जो वो चौथी पांचवी बिल्कुल। में तीसरी कक्षा में देख रहे हैं। तो ये हालत थी। तो वो तो जो अब मस्ती थी बचपन की। जिंदगी। बिल्कुल। जी। हरी जी, मुझे एक ऐसी कोई याद आपकी बचपन की जिसने मतलब आपको काफी तकलीफ महसूस कराई, और जिससे आपको काफी स्ट्रेंथ भी मिली आगे ग्रो करने की लाइफ में, कुछ हासिल करने की। अक्सर हमारी कुछ ऐसी यादें भी होती हैं जो बुरी तो होती हैं, लेकिन वो हमें मजबूती दे जाती हैं। कोई ऐसी याद से हमें रूबरू कराइए। देखिए, यादें तो कुल ऐसी यादें कई थी, ऐसी तमाम यादें थी। जैसे मैं कहूंगा कि गांव में पटवारी आता था, जैसे गांव में पटवारी हम्म। आता था। अब पटवारी जो है वो किसी का खेत कहीं नाप देते था, उसको दिन भर लोग घिरे रहते थे। अब वो कहते थे कि हम्म। भाई खतौनी में तुम्हारा खेत तो यहाँ है। मैंने बड़ा हुआ समय तो आइडिया नहीं था। जैसे चकबंदी हम्म। होती थी गांव में, या कोई सिपाही आ जाता था। अब वो गांव में ऐसी जी। खलबली मची थी। तो वो सब हम्म। यादें जो है, मुझे लगता था कि ये कौन है भाई ये इंसान। तो वो बाद में पता चला कि वो सब जो है बड़ा उनके पास अधिकार होता है, आपका खेत इधर से हम्म। उधर कर दें, आपके ऊपर कोई मुकदमा ला दें, ऐसे कर दें। वो तो जो इमेज थी कि भाई हम्म। सरकारी जो मुलाजिम है, जो जी। वो बहुत विलेज लेवल फंक्शनरी थे, वो लोग हैं अभी भी सिस्टम हम्म। में।
लेकिन उनका जो एक जो असर था जो गांव हम्म। वालों पे, वो एक चीज मिले। एक तो मुझे वो लगता था कि भाई बड़ी तकलीफ देती थी चीजें, कि वो पता चला कुछ लोग मना रहे हैं साथ, आप हम्म। मेरे साथ आपने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, और वो मान नहीं रहा है। दूसरी चीज जो मुझे तकलीफ देती थी, वो वहां पे जैसे लाइट नहीं थी। अब जो कुछ भी हम्म। करना है आपको दिन में ही करना है, रात में कुछ आप हो नहीं बिल्कुल। सकता। रात में बैठ के आप जो है वो किस्से कहानी चकल्लर से चुटकुले ही कर सकते हैं, कुछ आगे का काम हो नहीं सकता। वो जो है आप लालटेन और चिमनी, उसमें जिंदगी इतनी धीमी चल सकती थी, चलती थी, कीचड़ भर जाता था। एक बार मुझे याद आ रहा है कि मैं बहुत हाँ। मेरे जो पिता हैं उन्होंने कहा चलो तुम लोग को घुमा के लाते हैं रायबरेली। वहां पे वो कुछ स्नान स्नान होता था गंगा का। तो बारिश हाँ। होने लगी अचानक, 2 दिन खूब बारिश हुई। अब मोटरसाइकिल थी हमारे घर में। अब वो मोटरसाइकिल लेके बिठा के हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। आई थिंक आई वाज इन क्लास 6। तो जो बहुत हम्म। एक्साइटेड थे, पहली बार गांव से बाहर निकलने का मौका मिल रहा था पिता वाह। के साथ। तो उन्होंने कहा कि चलो ले चलते हैं। अब वो निकले तो हमारे गांव के बाहर एक नदी थी, उसमें इतना पानी बाढ़ जैसी आई हुई थी। एक पहले क्या हम्म। होता था कि जब वो पानी कम रहता था तो नाव वाव चल जाती थी, क्रॉस कर जाते थे, हम्म। या एक रास्ता था जिसपे मोटरसाइकिल क्रॉस कर जाती थी। लेकिन जब वहां गए तो इतना पानी था कि वो वहीं खड़े हो गए। अब इंतजार करें हम्म। कि कैसे जाए। हम लोग को ये था कि ये जो बाढ़ का पानी है किसी तरह खत्म हो जाए और हमारी ये जो मोटरसाइकिल है मिल जाए। लेकिन 2-3 घंटे हम्म। इंतजार करने के बाद जब ये लगा कि कोई नाव वाव वाला भी नहीं ले जाएगा, और किसी तरह नहीं जा सकते, गांव से बाहर जा ही नहीं सकते, पुल नहीं था उस नदी पे, हम्म। तो हम्म। बहुत उदास निराश होके लौट आए। तो ये जब बड़े हुए तो हमने कहा कि देखिए हम ऐसे गांव में थे जहाँ पे कोई रोड कनेक्ट नहीं करती थी मेन रोड को, लाइट वहां हम्म। होती नहीं थी। आप जो है किसी भी तरह उस गांव से बाहर नहीं जा सकते थे। आपके पास साइकिल एक जरिया होता था, जिसको आप कई हम्म। बार जब नाला वाला होता था या ऐसी जगह उसमें उठा लेते थे और पानी में घुस के निकल के जाते थे। तो दिस इज हाउ हम्म। दी लाइफ यूज टू बी। तो वो सारी चीजें तो जब मैं आगे निकला तो मुझे लगा कि गांव में किसी भी बच्चे का जो भविष्य ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका उसकी जो जिंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए। मेरा वही सवाल आपसे अगला था कि जब आप अडल्टहुड तक पहुंचे, तो टीनेज अवस्था जी आई, अडल्टहुड आई, आप 15-16 साल के हुए, 10th तक आए, तो आपको क्या गांव की जिंदगी फिर अ, उसके साथ आपका रिश्ता कैसे जुड़ा? मतलब आपको लगता था कि नहीं, मुझे शहर में होना चाहिए, मैं गांव में गलत हूँ, मैं यहाँ पे रह के कुछ ज्यादा कर नहीं पाऊंगा, यहाँ के हालात ऐसे हैं? तो आपके जहन में ये बात कभी आती थी, क्या ऐसा सवाल? मेरे जो पिता हैं अभी भी हैं, वो गांव में, उसी गांव में हैं। अब गांव तो अब थोड़ा अच्छा। ठीक ठाक हो गए हैं। तो वो पिता हाँ। हमारे ग्रेजुएशन करने के लिए लखनऊ आए थे। जब वो अच्छा। हमारे जैसे उस समय थे, बच्चे थे, तो वो, बट उनकी जो उनके फादर थे वो, उनकी तबीयत खराब हुई, बट थोड़े दिनों में वो नो मोर। तो उनको लौटना पड़ा हम्म। लखनऊ से वापस। तो ही कुड नॉट कंप्लीट हिज हम्म। ग्रेजुएशन दो डेज हम्म। बिकॉज ऑफ दैट। तो गांव जाना पड़ा उन्हें। तो उनको ये पता था, उनको ये था कि गांव से निकलना बहुत जरूरी है। और अगर बच्चे को हम्म। कुछ करना है या नई नई जनरेशन को कुछ करना है, तो वो जज्बा जो उनके अंदर था उनका, वो बार बार कहते थे कि देखो मैं तो नहीं पढ़ पाया क्योंकि मेरे हालात ऐसे थे, मैं ग्रेजुएशन करने गया था लेकिन मुझे लौटना पड़ा। लेकिन तुम दोनों भाई और तुम्हारी जो बहनें हैं, और उस समय लड़कियों को तो पढ़ाते नहीं थे, ज्यादा हम्म। सुविधाएं भी नहीं थी एजुकेशन की। वो बिल्कुल। 12वीं तक का स्कूल इतनी दूर था, बड़ी मुश्किल से, तभी ये लोग जाफराना गए थे। वहां पे एक इंटर कॉलेज हम्म। था। तो लेकिन तुम आगे निकलना, तो वो बार बार ये कहते थे कि हम्म। तुम आगे निकलना, पढ़ना आगे जाके। तो 12वीं तक तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो यहीं रहूंगा। तो 12वीं तक तो गांव में हम्म। हुआ, बट वो कहते थे नहीं तुम लखनऊ यूनिवर्सिटी या तो जाना या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाना। तो एक उनका मोटिवेशन था। उस समय बहुत ये था नहीं मैंने क्लियर कि करना क्या है, क्योंकि बस हम्म। चले जा रहे थे। मतलब ये था कि पढ़ने लिखने में अच्छे थे, तो हर क्लास में अच्छे नंबर्स आते थे। जो हमारे टीचर्स थे वो हम्म। बहुत आपको वो इनकरेज करते थे, मोटिवेट करते थे, मुझे खास तौर से, क्योंकि उनकी नज़र में मैं अच्छा स्टूडेंट था और मैं आगे कुछ जाके अच्छा कर सकता था। और हम्म। इसलिए वो मुझे बार बार कहते रहते थे कि तुम्हें निकलना है यहाँ से, तुम यहाँ से निकलो। हम्म। तो उस समय क्योंकि हमारे बड़े भाई जो है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी आए थे, और अच्छा। वो साइंस साइंस लेके पढ़ रहे थे, बीएससी करने आए थे। तो मैंने अच्छा। सोचा कि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये यहाँ गए हैं तो मैं दूसरी तरफ जाता हूँ रास्ता। मैंने कहा मैं इलाहाबाद जाता हूँ। तो इलाहाबाद में उस समय एंट्रेंस एग्जाम होता था, वो मैंने दिया और मेरा क्लियर हो गया, तो मैं वहाँ पे जी। चला गया।
तो ये कहानी थी गाँव से निकलने की। अब मुझे एक बात बताइए कि आपके दोस्त भी रहे होंगे, गांव की दोस्तियां माना जाता है कि बहुत पक्की होती है, तो दोस्तों के साथ कैसी जिंदगी गुजारी, उनके साथ क्या आज भी दोस्ती है? क्या वो गांव के दोस्त आज भी आपके दोस्त हैं? गांव में बहुत दोस्त थे, गांव में तो दोस्ती ही थी। और मैं गांव में जो फेवरेट गेम था, क्योंकि इंडोर गेम्स कुछ होते नहीं थे, लाइट वाइट होती नहीं थी, हम्म। 10वीं के बाद लाइट आई थी। तो जो कंचे खेलते थे, जो उसके कांच की गोलियां होती हैं, बिल्कुल। तो जी। वो खूब खेलते, हाँ वो खेलते थे। और ढेर सारे, अभी मैं नाम लूंगा तो शायद आपको पता भी नहीं हो। एक कबड्डी है, उसमें हुर है, उसमें एक झावर गेम होता था, एक हम्म। डंक नाम का एक खेल होता था जो पेड़ों पे चढ़कर खेला जाता था, और छुपा छुपाई जिसको आप कहते हैं, गिल्ली डंडा। तो इस तरह के जी जी। तमाम तरह के गेम्स होते थे, तो वो सब दोस्तों हम्म। के साथ ही खेले जाते थे। और पढ़ाई लिखाई का जो भी टाइम होता था, बस उसके पहले और उसके बाद जितना टाइम हो वही सब खेलना है। तो कई ऐसे तो दोस्त ये गांव रहे में, हैं। ये गांव की जिंदगी में आप अपने आप को व्यस्त कैसे रखते थे इन दोस्तों के साथ? क्या क्या ये सब गेम्स खेलते थे, उसके बाद क्या साथ बैठ के क्या ख्वाब भी देखते थे, ये बनना है, ये करना है? नहीं, ख्वाब आप तो उस समय ये सब कुछ देखते नहीं थे हम लोग। उस समय तो ये था कि बस मौज मस्ती करनी है। वो तो जैसे जैसे हम्म। बड़े हुए, जब 12वीं में, जब 10वीं में आए, तो ये था कि हमारे फादर का कहना था कि भाई तुम फर्स्ट डिवीजन लाना, यूपी बोर्ड में फर्स्ट डिवीजन लाना एक चैलेंज होता था, है ना। अभी तो क्या बिल्कुल। है कि सारे बच्चे वो 95% से नीचे आता है तो मुंह लटक जाता है। हम लोग की पूरी बिल्कुल। फाइट बस 60% की थी, है ना। हमारी जी पूरी फाइट जी। 60% की थी। 60% प्लस पे आप फर्स्ट डिविजनर माने जाते थे और आपकी बड़ी इज्जत होती थी इलाके में। तो हम्म। वो उन्होंने हमेशा टेंथ टेंथ में कहा कि तुम जो है वो अगर लाओगे तो तुमको मैं एक नई साइकिल ला के दूंगा। तो मेरा फर्स्ट डिवीजन आ लालच। गया। इंटर में उन्होंने कहा घड़ी घड़ी दूंगा, लालच, हाँ, वो हम्म। इंसेंटिव है, मोटिवेशन भी था। तो इंटर में कहा कि बिल्कुल। घड़ी ला तुमको दूंगा, तो मैं इंटर में भी फर्स्ट डिवीजन आ गया। तो उस हम्म। समय ये कुछ ऐसा नहीं था, बस फर्स्ट डिवीजन लाना है। और पढ़ने लिखने में तेज था, हमारे टीचर्स भी कहते थे कि तुम ही लाओ, फर्स्ट डिवीजन लाओगे, अच्छे नंबर आएंगे। फर्स्ट डिवीजन का मतलब काफी अच्छे नंबर हम लोगों के आए। और आर्ट साइड ही पढ़ा रहा है, तो दोस्त थे वहां पे अभी भी। जो मैं अच्छा। गांव जाता हूँ तो कुछ दोस्त तो गांव में ही रह गए। और ज्यादा बस ये अच्छा। था कि बच्चे निकल नहीं पाए वहां से। वहां से आई हम्म। वॉज द लकीस्ट वंस जो वहां से निकल आए। हम्म। बाकी तो सारे आसपास के जो टाउन है वहीं पे कुछ काम धाम करने लगे। हम्म। 12वीं के एक दो दोस्त जरूर निकले आगे, कोई सेना में गया, कोई बीएसएफ में गया, लेकिन वो लोग भी वो हम्म। हैं संपर्क में, सब फोन पे कभी कभार जो है हो जाता है, बातचीत हो जाती है, कभी इंटरेक्शन हो जाता है। पेरेंट्स इंटरवीन कर देते हरी जी कि ये करना है, ये नहीं करना है, और बोलते थे कि आर्ट्स ड्रिवन करियर चॉइस नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन ड्रिवन होनी चाहिए है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं नहीं, वो जमाना बिल्कुल अलग था, पेरेंट्स बिल्कुल इंटरवीन नहीं करते थे। हमारी हम्म। अम्मा जो है, मदर अभी भी हैं वो, उनका तो बस इतना कंसर्न था कि तुम समय से आके खा लिया करो, और उसके बाद तुम कहाँ हो मुझसे मतलब नहीं है। उन्हें पता नहीं, वो घर में रहती थी, मैं बाहर रहता था। फादर का जरूर रहता था अच्छा। कि भाई तुम देखो, जो कुछ हाँ। भी करो, तुम इतना भी घूमो घूमो घामो खेलो कूदो, लेकिन तुम्हारे नंबर खराब नहीं आने चाहिए। वो इतना इंटेंशन था उनका। उनका ये था कि तुम्हारे नंबर जो है वो खराब नहीं आने चाहिए। तो उनका एक कंट्रीब्यूशन हमेशा रहा कि वो मुझे सवेरे जगाया करते थे। एक इंटरवेंशन जिसको आप हम्म। मैं कह सकता हूँ, वो मुझे जगाया करते थे लगभग 5 बजे के आसपास। वो कहते थे कि हम्म। उठो, पढ़ाई करो। तो उस समय ये मैं टेंथ के बाद की बात कर रहा हूँ, नाइन्थ के बाद की। तो वो हम्म। मुझे जब जगा दिया करते थे, तो मैं उठ के 2 घंटे सवेरे पढ़ाई कर लेता था। ये फादर का हमारे था। और बीच बीच में उनके जो प्रवचन होते थे, जो प्रवचन मतलब जो अच्छी हम्म। बातें नसीहतें होती थी, वही कहते थे कि देखो भाई, तुम्हें यहाँ से निकलना है, तुम यहाँ कैसे रहोगे, क्या करोगे, तुम तो पढ़ने में भी तेज हो, तो तुम ऐसा कुछ करना कि तुम पढ़ाई करना, ऐसा मत हो कि खराब बच्चों की सोबत में बिगड़ जाओ। तो इतना ही बस उनका दखल होता था। और वो कहते थे कि जो अच्छे बच्चे हैं ना, उनका ये नहीं देखा जाता कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अच्छे बच्चे मतलब जिसकी मार्कशीट अच्छी आती है। तो मार्क्स अच्छे लाओ, उसके अलावा जो करना है करो, एंजॉय करो लाइफ को। हाँ अब जो, मैं एक हाँ सवाल अब जानना चाहूंगी गांव आपसे। में। हाँ।
जी। गांव में जाओ, इधर चले जाओ, खा पी लो, लड्डू खा लो, बैठ जाओ कहीं पे टपरी पे बातें कर लो, वही एंजॉयमेंट होता था। तो गांव में आपको लगता था कि मैं इतना अच्छा स्टूडेंट हूँ, सब कुछ मैं आला हूँ हर चीज में। कभी वर्थलेसनेस महसूस होती थी कि क्या कर रहा हूँ यार, क्या कर पाऊंगा लाइफ में? क्लैरिटी मिलना शुरू हो गई थी उस समय तक आपको अपनी जिंदगी पर? ना ना ना, गांव में ऐसा कुछ भी नहीं था। गांव में कोई हम्म। वर्थलेसनेस का कोई एहसास हुआ ही नहीं। गांव में तो हम्म। टोटल ये था कि बस यही जिंदगी है और निकल लेना है, खेत में चले जाना है, बाग में चले जाना है, कभी इमली तोड़ लेना है, कभी वहां पे तालाब में चले गए, कोई स्विमिंग करना शुरू कर दिया जब मौसम। तो गांव में इस तरह का टेंशन नहीं था। जब निकले वहां से, जब ग्रेजुएशन लेवल पे हम्म। आए और थोड़ा सा दायरा दायरा बदला, कंपटीशन वगैरह की बातें सब करने लगे, हॉस्टल में मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हम्म। गया, तो वहां पे थोड़ा जी। सा ये लगने लगा कि भाई यहाँ तो बहुत तरह के बच्चे हैं और कई अच्छे बच्चे हैं, कॉन्वेंट हम्म। एजुकेटेड बच्चे हैं। वो अंग्रेजी अंग्रेजी बोलते हम्म। थे, हम लोग को अंग्रेजी बोलना बोलना आता नहीं था। हम लोग गांव से गए थे तो हम लोग समझ लेते थे कि क्या बोल रहे हैं, हमारे नंबर्स जो है अंग्रेजी में अच्छे आए हाई स्कूल इंटर में, हम्म। लेकिन बोलते नहीं थे। तो हम लोग लगा कि भाई ये डिफरेंट ब्रीड है क्या बच्चों की, ये तो मतलब ये तो बड़े कपड़े उपड़े भी उनके बड़े नफासत भरे होते थे। हम लोग जो है वो थोड़ा देहाती टच था हमारे लुक्स में और कपड़ों कपड़ों में भी और बातचीत में भी। वहां पे थोड़ा सा हम्म। लगने लगा कि नहीं, ये तो लग रहा है कि इन्हीं के बीच में compete करना है। तो वर्कलेसनेस वाली स्थिति नहीं आई, लेकिन हाँ हम्म। कंपटीशन तगड़ा हो गया था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हम लोग पहुंचे 89 में। 89 टू हाँ। 91 हमारा ग्रेजुएशन था, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए गए वहां पे। हम्म। और हॉस्टल, हमें एक अच्छा हॉस्टल मिल गया था, सब कुछ क्योंकि पढ़ने लिखने में अच्छा था, तो जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें अच्छी पोजीशन थी हमारी। वहाँ जो हॉस्टल एएन झा हॉस्टल, अमरनाथ झा हॉस्टल है, पहले काफी रेप्यूटेड हुआ करता था, उसमें इंटरव्यू हुआ अच्छा। हम लोग का, और उसमें हमको दाखिला मिल गया, तो वहाँ रहने को भी मिल गया। तो हम्म। H used to be as the most prestigious hostel those times। तो हम्म। उसमें काफी बच्चे आईएएस वगैरह हुआ करते थे। तो एक और में आ गए हम लोग, गांव से निकल के जब आया हमने देखा तो मैंने कहा बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं, कोई अपनी शेखी बखार रहा है, कोई इसके इतने नंबर आ गए, कोई इस सर्विस में चला गया, कोई उस सर्विस में चला गया। तो हम लोग जो है वो वहाँ पे गए, तो 3 साल हम, सेशन लेट था तो 3 साल के बजाय 4 साल ग्रेजुएशन चला इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। टाइम से एग्जाम हम्म। नहीं हुए, रिजल्ट नहीं आया, इस तरह से। तो आप कह सकते हैं कि 89 टू 92 वहां पे हम्म। थे। उसके हम्म। बाद फिर वहां से जेएनयू आ गए। एंट्रेंस वहाँ जेएनयू का भी ऑल इंडिया एंट्रेंस होता था। तो जी। मैं आर्ट्स साइड स्टूडेंट था, हिंदी पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री मेरे सब्जेक्ट से। तो जेएनयू का भी कोई सोचा नहीं था, ऐसा कोई प्लान नहीं था जेएनयू जाना है, इलाहाबाद से निकलना है। लगा हम्म। कि भाई इलाहाबाद से कुछ बच्चे जेएनयू का टेस्ट वगैरह दे रहे थे, एंट्रेंस टेस्ट वगैरह, तो हमने भी दिया। और जैसी डेस्टिनी आपको लीड करती है, तो बिल्कुल। वहां पे दाखिला हो गया। अ, तो 92 में जेएनयू पहुंच गया। उसके बाद फिर आपने गढ़वाल यूनिवर्सिटी से अपना पीएचडी खत्म करा और उसके बाद आपने अपनी आगे की पढ़ाई बाहर से करी। तो मैं बहुत एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो आपकी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग जिंदगी से निकलता है कि आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट थे और आप पढ़ने के लिए फिर जी नीदरलैंड पहुंच गए अपना डबल मास्टर्स जी करने जी के लिए। तो उस सफर के बारे में बताइए, जी। क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत लोग हैं जो हिंदी मीडियम से हैं और जो आपकी जिंदगी से बहुत सीख लेकर जाएंगे। हरी जी। हाँ, मैं थोड़ा सा कंटिन्यूटी नहीं रही इसमें। जैसे मैंने जेएनयू में जब गया, मैंने हिंदी में एमए करने गया, मैं मास्टर्स। जी। तो हिंदी से मैंने एमए किया, फिर वहाँ एमफिल किया मैंने, तो हम्म। हिंदी से ही किया। और हम्म। एमफिल करते 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 फिर मैं सिविल सर्विसेज में बैठने लगा एग्जाम में। जी। एंड जी। देन 97 में आई वाज सेलेक्टेड इन सिविल सर्विसेज। तो बाय दैट टाइम 96 तक मैंने एमफिल कर लिया था। एमफिल करने के बाद अच्छा। 97 में मैं सेलेक्ट हो गया आईएएस में। तो हम्म। वो हिंदी वाला जो मसला था वो ये था कि मैं अंग्रेजी में एग्जाम दिया करता था। तो यूपीएससी हम्म। की पूरी तैयारी मैंने अंग्रेजी में करी थी। मेरा एक सब्जेक्ट था हम्म। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि मेरा जी। पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन में था, तो मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखा था।
तो पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और हिंदी लिटरेचर, ये कॉम्बिनेशन वाले दो हम्म। ऑप्शनल होते थे अच्छा। सिविल सर्विस सब्जेक्ट, और अंग्रेजी में एग्जाम दिया करता था। तो वो मैंने अंग्रेजी में 2 अटेम्प्ट्स दिए, हम्म। दो आईएएस के, हाँ। और समहाउ क्लियर नहीं हुआ। मेरी हम्म। पढ़ाई पूरा, नोट्स मेरे सब अंग्रेजी में थे, और पढ़ाई लिखाई मेरी सब जो उन सब्जेक्ट्स की थी, हिंदी तो हिंदी में ही था, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट्स है, जनरल स्टडीज के हम्म। पेपर होते थे, या ऐसे का एक पेपर होता था, या मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम्म। था, तो वो सारी पढ़ाई हम्म। मैंने अंग्रेजी में करी थी, मेरे नोट्स थे, मैं अंग्रेजी में, बट समहाउ मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ। अच्छा। तो ऑल ऑफ सडन मैंने सोचा कि मेरा पहला एग्जाम था जिंदगी का, हम्म। जिसमें मैं फेल फेल किया, और लगातार फेल किया, मतलब 2 बार। तो मुझे थोड़ा सा झटका लगा, मुझे लगा कि अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया, जिसको कहते हैं। तो हम्म। उसी दौरान मैं यूपी के पीसीएस एग्जाम्स भी दिया करता था। तो अच्छा। पीसीएस एग्जाम में तो खैर खैर जितनी बार मैंने पीसीएस एग्जाम दिया, वो मेरा हर बार सिलेक्शन हो गया, है ना। मैं हम्म। हर बार सिलेक्शन हो जाता था मेरा, बहुत ऊपर नहीं होता था, लेकिन एलाइड में हो जाता था। बट आईएएस मेरा नहीं हुआ था। तो मुझे हम्म। लगा कि ये क्या दिक्कत है इसमें, मैं मुझे सब कुछ आता है, मैं मेरे नंबर्स कुछ अच्छे नहीं आ रहे हैं हम्म। खास। तो मैं मीडियम हम्म। जो है, मुझे लगा कि मैं हिंदी हिंदी का स्टूडेंट हूँ, हिंदी स्पीकिंग हम्म। बैकग्राउंड से आया हूँ, हिंदी में डिबेट करता हूँ, हिंदी में कविताएं हम्म। लिखने लगा था मैं उस दौरान। तो मैंने कहा जी। मैं हिंदी से ही क्यों नहीं देता एग्जाम। तो हम्म। उस पे काफी मिक्स्ड, मेरे सीनियर्स का और जो कोलीग्स थे उनका मिक्स्ड, मतलब उनकी एक फीडबैक थी कि भाई नहीं देना चाहिए हिंदी में, हिंदी में नोट्स तुमने हम्म। अंग्रेजी में बनाए हैं, कैसे लिखोगे, क्या हो। बट सम सम ऑल ऑफ सडन आई डिसाइडेड कि नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट मैं हिंदी में ही दूंगा। और वो हम्म। डिसीजन जो है वो, इट वाज a path breaking decision, you can say. मैं now not only I cleared that exam, but I topped that exam with Hindi या। medium. और एक बहुत सभी सब्जेक्ट्स में मुझे बहुत अच्छे नंबर आए, हिंदी में भी बहुत अच्छे नंबर आए, जो हिंदी में भी नहीं आते थे पहले अच्छे नंबर। शायद वो एक जो दिमाग में चलता रहता था कि हिंदी में सोच अंग्रेजी में लिखना है, शायद वो एक वजह थी। या जो ऐसे का पेपर था उसमें मैंने एक्सट्राऑर्डिनरी बहुत अच्छा किया, तो मुझे बहुत अच्छे नंबर आए, मेरी रैंक बहुत अच्छी आई, मुझे यूपी अपना होम कार्डर मिल गया। तो ये एक्सपीरियंस मैं बच्चों क्या को बात। कहना चाहता हूँ कि ये जो यूपीएससी की लड़ाई है, या जो भी जिंदगी के जो मुश्किल इम्तहान होते हैं, कई मुश्किल हम्म। इम्तहान होते हैं, उसमें आप बिल्कुल। हमेशा ये मान के चलिए कि जो आपका सबसे मजबूत हथियार है ना, उसके साथ उतरना चाहिए। आप जो है वो कोई बिल्कुल। एक्सपेरिमेंट मत करिए, आप ये मानिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, व्हाट आर योर वीकनेसेस। पढ़ाई, यूपीएससी की पढ़ाई में मैं एक सजेस्ट ये करूंगा कि बच्चे हमेशा कहते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं। तो मैं कह रहा हम्म। हूँ कि कितने घंटे पढ़ते हैं ये सवाल जरूरी नहीं है। सवाल ये है कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। तो आप जो है वो, बिल्कुल। आपको क्या नहीं पढ़ना है ये बहुत क्लियर है। आपको दुनिया में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको बहुत हम्म। फोकस चीजें पढ़नी है, और घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। मैंने हमेशा कहा कि भाई जो शार्प माइंड है, वो शार्प माइंड जो है वो अगर हार्ड वर्क करता है तो सक्सेस मिलती है उसको। और जो थोड़ा सा कमजोर दिमाग है, जिसका जिसको चीजें देर से समझ में आती हैं, उसको ज्यादा हम्म। हार्ड वर्क करना पड़ता है उसी सक्सेस को पाने के लिए। तो बस इतना ही है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत शार्प माइंड है, बहुत तेज है, तो उसको पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं है, वो कोई एग्जाम निकाल लेगा, ऐसा नहीं होता है। तो गलत हार्डवर्क है तो वो, करना बिल्कुल आप है, सही कह रहे इस हाँ, हैं। जरूरी है। स्टडी आवर्स तो उसको लगानी है। बस ये है कि हाँ, थोड़ा सा अगर आप तेज हैं तो आपको 6 घंटे पढ़ना है, कोई अगर थोड़ा सा कम तेज है आपसे तो उसको 8 घंटे पढ़ना है, इसी तरह करना है। तो मैं आपसे लव एंड रिलेशनशिप के बारे में पूछना चाहूंगी। अब आप यूपीएससी भी आपने क्लियर कर लिया, तालीम भी हासिल कर ली, अब लव और जी रिलेशनशिप जी। का चैप्टर कब से शुरू हुआ? ना, चैप्टर तो जेएनयू से शुरू हो गया था, है ना। अच्छा। तो जेएनयू में जब स्टूडेंट थे, तो हमारी जो वाइफ है अभी, हम्म। वो हमारी क्लासमेट हुआ करती थी, और अच्छा। हम लोग साथ में ही पढ़ते थे जेएनयू में। हम्म। तो वो 2 साल एमए करते करते तो कोई उनसे हमारी जान पहचान नहीं थी ठीक से, मतलब क्लास में हम्म। थी, बट वैसी कोई दोस्ती नहीं थी। बट समहाउ
एमए करने के बाद एमफिल के दौरान जो है वो हमारी उनकी थोड़ा बातचीत ज़्यादा हुई शुरू। और जैसे होता है हम्म। यूनिवर्सिटी में साथ टाइम स्पेंड करना, कुछ नोट्स वगैरह एक्सचेंज करना जैसे होता है। और खास तौर से यूपीएससी में मैं 2 बार क्लियर नहीं कर पाया, वो भी तो एक निराशा का दौर भी था। तो उसमें जो मेरी पत्नी है मालविका, वो हमारी क्लासमेट थी, तो उनसे हमारी दोस्ती हुई। तो थोड़ा एक स्ट्रेंथ हमें उस समय रहती थी कि भाई हम हम्म। लोगों ने थोड़े समय बाद ये डिसाइड किया कि नहीं ठीक है, सर्विस सर्विस मिलेगी या नहीं मिलेगी, छोटी बड़ी कुछ भी मिलेगी, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। और हम्म। हम दोनों में से कुछ ना कुछ कर लेंगे, और जिंदगी में साथ रहना है। तो ये हम्म। आप कह सकते हैं कि वो एक जो वहाँ पे साथ रहा वो अभी तक बना हुआ है। तो वाह। वो एक चैप्टर है। आपने किताबें भी लिखी हैं हरी जी। आपने पोइट्री की किताबें लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरी किताबें लिखी हैं। उनके बारे में हमारे दोस्तों को कुछ बताइए कि उनका प्रेरणा स्रोत क्या था उन किताबों का, कब लिखना शुरू अ, करी किताबें। किताबें तो मतलब समझ में नहीं, कभी मैंने सोचा नहीं कि मैं किताबें लिखूंगा और ऐसा पोइट्री करूंगा। लेकिन हम्म। जब मैं इंटरमीडिएट में था 12वीं में, तो वहाँ के कॉलेज में कुछ मैगजीन निकलती थी। तो हम्म। कई बार उसके लिए कुछ पोएम लिख दिया, एक आध छोटी मोटी कहानी लिख दी। फिर हम्म। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, जो जिसको किशोरावस्था कहते हैं, एडोलेसेंट जो एज जी। होती है, जी। उसमें आप बहुत आइडियलिस्ट होते हैं, आपके सपने बहुत होते हैं। और हम लोग जो है थोड़ा हम्म। एक सेंसिटिव सेंसिटिव माइंड और सेंसिटिव बीइंग थे। तो चीजों को देख के हम्म। तमाम ख्याल आते थे कि देश को ऐसे होना चाहिए, लोगों में प्रेम होना चाहिए, कभी कुछ आसपास झगड़े उगड़े हो जाएं तो आप कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। डायरी लिखने की मुझे बड़ी आदत थी। तो मैं दिन में जो कुछ भी अच्छा। होता था वो डायरी लिख लिया करता था। कभी कभी कुछ कुछ पढ़ता रहता था, तो उसमें मुझे कुछ ख्याल आते थे, तो कुछ आपने वो लिख लिया, 2 लाइन 4 लाइन। तो ऐसे एक सिलसिला हम्म। चलता रहा। तो लेकिन कभी व्यवस्थित तरीके से कोई सोच के कि मैं मुझे कविता लिखनी है या कविता का एक क्रिएटिव राइटिंग हम्म। कंपटीशन हुआ करता था पहले, जिसमें ये होता था कि जी। टॉपिक जी। मिलते थे, आपको पोइट्री लिखनी है या फिर आपको छोटे हम्म। मोटे कहानियां लिखनी है और या कोई राइटर लिखना है। तो उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करता था, डिबेटिंग किया करता था। तो जब मैं सर्विस में आया, उस दौरान क्या हुआ कि जेएनयू में खास तौर से मैं हम्म। गजलें बहुत सुनने लगा। मेरी हसन और जगजीत अच्छा। सिंह और ये लोग, जो पढ़ाई से जब मेरा मन उबता था। और एक और चीज थी मेरे साथ कि हम्म। मैं म्यूजिक, जो कि मैं गाता गुनगुनाता अच्छा था। तो एक हारमोनियम मैंने हम्म। अपने पिता से कह के मैंने कहा था कि आप मुझे एक हारमोनियम खरीद दीजिए। तो एक हारमोनियम उन्होंने हम्म। मुझे खरीद के दी, और वो मैं अपने हॉस्टल के कमरे में हमेशा ही रखता था, मतलब ग्रेजुएशन के दिनों में भी हम्म। और जेएनयू में भी। हॉस्टल के कमरों में मेरी एक परमानेंट साथी थी, तो मेरी हारमोनियम थी। तो उससे मैं गुनगुनाता था और ये गजलें सुनता था खाली समय में। तो मेरे दिमाग में हम्म। था कि ये गजलें जो है, जो लोग लिखते हैं बहुत अच्छे अच्छे, उसमें अच्छी बातें होती हैं, फीलिंग्स होती हैं। तो मैं भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हम्म। मैं अदब का स्टूडेंट था। हिंदी मेरा, अच्छा। साहित्य मेरा अपना इलाकाई था। और वहाँ पे हम्म। जेएनयू में एक उर्दू उर्दू भी पाई जाती थी, तो उर्दू का भी एक हम्म। पेपर पास करना होता था मास्टर्स में। तो थोड़ा उर्दू अच्छा। अदब, जो टीचर्स हम लोग को पढ़ाते थे वो शायरी वारी भी बोला करते थे, आके बीच बीच में शायरी बताते थे, गालिब की और मीर की और दाग और इन लोगों की। तो वो आता था कि नहीं, हम हमको भी लिखना चाहिए ऐसा। तो कुछ टूटी हम्म। फूटी, जब हम सर्विस में आ गए, तो सर्विस में आने के साथ हम्म। साथ दोनों चीजें शुरू हो गई। एक तो गुनगुनाना थोड़ा ज्यादा हो गया, क्योंकि आप जिंदगी हाँ। में कामयाब हो गए। दूसरे, टूटे फूटे खाली समय में पोइट्री लिखने की शुरुआत हो गई। तो आप कह सकते अच्छा। हैं कि मतलब ये स्टूडेंट लाइफ में कोई राइटिंग नहीं मैं उस तरह से सोच के करता था, लेकिन जब मैं सर्विस में आ गया, तो जो भी मुझे टाइम हाँ। मिलता था उसमें मैं हम्म। कुछ कुछ लिखने लगा था। तो लिखने में धीरे धीरे क्या हुआ कि सर्विस में आने के बाद मैं 2002 में, मतलब 97 आया, 2 साल ट्रेनिंग रही। और हम्म। 99 से 2001 के बीच में जो कुछ भी मैंने कुछ लिखा पढ़ा, उसमें मेरी 2002 में पहली किताब आई। तो अच्छा। पहली किताब अच्छा। मेरी 2002 में आई। फिर जब आ गई, लोगों को अच्छा लगा, अच्छा ये लिखते भी हैं, थोड़ा एक उसे इज्जत भी बढ़ती है, एक राइटर है। तो काफी हम्म। फिर मन उसमें लगने लगा। और पढ़ाई हम्म। लिखाई का जो सिलसिला मेरा छूट गया था जेएनयू में एमफिल के बाद, वो फिर जी। मैंने पीएचडी बाद में किया। वही पीएचडी फिर मैं जब सर्विस में ट्रेनिंग करके आया गढ़वाल में, रुद्रप्रयाग जो अभी उत्तराखंड का हम्म। पार्ट है, वहां पे पोस्टेड हुआ, मेरी पहली पोस्टिंग वहां हुई। तो मैंने वहां हम्म। पीएचडी के लिए दाखिला लिया, वहां पे जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी है। हम्म। इस तरह मैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी किया, क्योंकि मेरी पोस्टिंग वहां पे हुई थी थोड़े दिन।
अच्छा तो वहां मैंने अच्छा। दाखिला ले लिया था। बाद में जब वहां से मेरा ट्रांसफर हो गया तो पीएचडी तो आप वैसे भी गाइड जो होता है आपके उसके उससे बातचीत करके टॉपिक डिसाइड करके एक आपको थीसिस लिखनी होती है, तो वो मैंने किया। बिल्कुल बिल्कुल। और जो बाहर जाके जो पढ़ने वाला काम है वो तो बहुत बाद में 2012 में, जब मैंने अपनी फील्ड की हम्म सर्विस पूरी कर ली, मैं थोड़ा सा सीनियर हो गया और उसमें एक हम लोग को मौका मिलता है 1 साल के लिए मास्टर्स करने का, बाहर जाने का, कुछ स्टडी हम्म। करने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो वो मैंने ऑप्ट किया, मैंने कहा मुझे जाना है बाहर और मैं पढ़ाई करूंगा, तो मैंने दूसरा मास्टर्स जो किया नीदरलैंड से, बीहेग से। तो जी इस बीच जी में जी। मेरी जो पोइट्री है, गजल राइटिंग है और मेरी जो कहानियां लिखनी है, ये सारी चीजें मेरी चलती रही। मतलब मुझे कोई शौक नहीं था वाह। उसको करने का, एक तरह से मेरा पैशन एक बन गया था वो। तो ऐसा नहीं हम्म। था कि मुझे किसी को बताना है कि मैं कोई राइटर हूँ या मैं कुछ लिखता हूँ, बट मैं जो भी खाली समय मेरा होता था तो मैं उसमें लिखता था कुछ कुछ। सबसे जी। ज्यादा अहम जी। किरदार आपकी कहानी का जो आपकी जिंदगी से बहुत करीब है, आपकी किसी कहानी का सबसे ज्यादा अहम किरदार जो आपकी जिंदगी के बहुत करीब है, उस किरदार के बारे में, उस कहानी के बारे में थोड़ा कुछ हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए जो मेरी कहानियों में तो मेरी 2 किताबें हैं कहानियों की, और उसमें एक जो हम्म पहली किताब है उसका नाम है अमेरिका मेरी जान। तो अमेरिका मेरी जान जी। में 10 कहानियां हैं। 10 कहानियों में से 6 कहानियां हाँ तो मेरे गांव गांव से रिलेटेड हैं, जो जहां का मैं रहने अच्छा। वाला था, क्योंकि मेरी स्मृतियों में वही सारी चीजें थी। जिसमें मैंने कहा आम कसम है, तो उसमें कैरेक्टर्स, जो हम्म। गांव के कैरेक्टर्स थे थोड़ा यूनिक, उनकी जिंदगी में जो चीजें थी उनको मैंने बहुत करीब से देखा था, मेरी स्मृतियों में वो चीजें बसी हाँ। हुई थी। तो जब मैंने लिखने की शुरुआत की तो मुझे सबसे पहले अपना गाँव और आसपास की जिंदगी मुझे याद आई। जैसे आप राही हम्म मासूम रजा ने आधा गांव लिखा था, तो आधा गांव वो जो गाजीपुर के रहने वाले थे, तब उन्होंने वो मान के वो लिखा कि जैसे ये उनका जो गांव है अगर वो बट गया होता तो कैसे होता, 2 कम्युनिटीज हम्म अगर अलग हो जाती तो क्या होता। तो वो उनका जो उपन्यास है, तो गांव हमारी पहली जो किताब है उसमें गांव के कैरेक्टर्स हैं। दूसरी किताब में हम्म चूंकि मैं बाहर काफी जगह पोस्टर उससे रहा शहरों में, तो शहरों के भी कैरेक्टर हम्म हैं। तो एक कोई खास ऐसा कोई कैरेक्टर मैं ढूंढ पाना मेरे लिए मुश्किल है, कि मैं किसको बोलूं, क्योंकि उसमें काफी कहानियां हैं और कोई एक कैरेक्टर, सभी मेरे बहुत अजीज अजीज हैं। एक कैरेक्टर में एक कहानी मुझे याद आ रही है, जय हिंद। जय हिंद करके एक अच्छा। कहानी है, तो वो कहानी मैं एक जगह पोस्टेड था, एक जिले में। तो वहां हम्म मैं जब गाड़ी मेरी जाती थी, तो एक हम्म हवलदार, एक गार्ड जैसा बन के, वो पुलिस की हम्म वर्दी में और वो डंडा लेके और सीटी बजाता रहता था चौराहे पे खड़ा होके एक बंदा। तो मुझे जो है वो कई 1-2 बार उधर से गुजरा तो वो जय हिंद करता था, देखे जैसे पुलिस वाले जो है जय हिंद करते हैं। तो मैं चूंकि हम्म। कलेक्टर था तो मेरी गाड़ी देखता तो जय हिंद जी। करता था, लेकिन उसके पहनावे उढ़ावे से मुझे लगता था कि ये पुलिस नहीं है, ये होमगार्ड भी हम्म। नहीं है, क्योंकि वो बड़ा अव्यवस्थित रहता था, मतलब उसका पहनावा ओढ़ावा। हाँ तो मैंने अपने जो हाँ साथ में वो ऑर्डरली होते हैं उनसे पूछा कि भाई ये कौन है, तो उसने हाँ। कहा कि ये जो है वो एक सिरफिरा इंसान है, और सिरफिरा इंसान है, इसको थाने वाले जो है वो वर्दी दे देते हैं, सीटी दे देते हैं, डंडा दे देते हैं, तो वो जो है ट्रैफिक रेगुलेट करता है, और जो भी सरकारी गाड़ी उधर से गुजरती है उसको जय हिंद बोलता है ऐसे। तो वो एक मैंने वाह। जय हिंद टाइटल से एक कहानी लिखी। वो बहुत, हालांकि बहुत ही ट्रेजिक कहानी है बहुत वो, खूब। बहुत हाँ बहुत ट्रेजिक कहानी है। वो करेक्टर जो जिसको हम्म पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, बट उसको वो सबकी खिदमत करता हम्म था। मतलब वो, तो पुलिस वाले उसको खिदमत पे लगा देते थे, तो जिनकी ड्यूटी होती थी चौराहे पे ट्रैफिक संभालने की, वो छुट्टी चले जाते थे और उसको जो है वो सीटी और डंडा और वर्दी देके उसको काम पे लगा देते थे। तो वो करेक्टर मुझे हमेशा याद आता है कि इस तरह का कैरेक्टर था। बहुत बहुत खूब, ये कैरेक्टर बहुत खूब है। मतलब काम पे लग जाता था और कुछ ना कुछ उसको महसूस होता था कि मेरी जिंदगी में कुछ अहमियत है। अब हाँ, और एक हरी जी एक आपने करेक्टर में आप एक आप मैं करेक्टर हाँ आपको और बुलाऊंगा। एक मैं छोटा सा बता दूंगा एक जी करेक्टर और। एक मेरी हाँ। पहली किताब में एक लेडी करेक्टर है। तो वो अच्छा लेडी करेक्टर जो है वो मेरी पड़ोसन थी, है ना, मेरी पड़ोस में जो अच्छा थी वो। अच्छा। तो हाँ। उनका नाम था लबड्डा, है ना। तो लबड्डा लबड़ा। इसलिए था क्योंकि लबड्डा, है ना। तो हमारे यहाँ जो लेफ्ट हैंड अच्छा। से जो काम करते हैं उनको लबड़ा बोलते हैं। लबड़ा मतलब लेफ्ट हैंड।
है ना, जो राइट हैंड से काम करते हैं वो सब अच्छा। सही होते हैं, लेफ्ट हैंड वाले लबड़ा बोलते हैं उनको। हाँ। तो हमारी जो पड़ोसन थी वो लबड़ी थी, मतलब वो बाएं हाथ से काम करती थी। तो उनका गांव में अच्छा। पूरा उनका असली नाम वो भूल गए थे, उनका जो नाम था वो लबड्डा हो गया था। तो लबड्डा जी जो है वो उनकी खासियत ये थी कि वो लड़ाई बहुत करती थी, और बहुत ही जोर जोर से लड़ाई करती थी। मतलब जैसे आपस में जो अपनी पड़ोसिनों से लड़ती थी या किसी से लड़ती थी, तो वो खूब गाली हाँ। गलौज करती थी, जोर जोर से लड़ती थी। तो हाँ। उनकी शोहरत ऐसी थी गांव में कि कोई भी आदमी भी उनके हाँ। मुंह नहीं लगता था, नॉट इवन हर हस्बैंड। तो हस्बैंड भी चुआई मार के बैठ जाता था किनारे, और गांव का कोई भी मर्द उनसे मुंह मुंह लगने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वो सबको धो देती थी, पूरा खानदान उतार के रख देती अच्छा। थी। तो तो मेरी एक कहानी मैंने लबड्डा पे भी लिखी, उसका टाइटल ही है लबड्डा। बड़ी इंटरेस्टिंग आप कहानी है, मिलने गए कभी फिर लबड्डा से कि मैंने तुम्हारी कहानी लिख दी है, तुम्हें लोग जानेंगे पूरे दुनिया भर के? वो बेचारी को, जो मैं कहानी जब लिखा था तो उसका लिखा तो बहुत बाद में, वो बहुत वृद्ध हो गई थी, हाँ। बहुत बूढ़ी हो गई थी। और मेरे ख्याल से हाँ। बाय द टाइम आई कुड टेल हर, वो शी वाज नो मोर। बट वो मैं नो मोर। बचपन की स्मृतियां थी, हाँ, जब मैं मतलब गांव में रहता था, 14-15 साल की हम्म। उम्र मेरी जब थी, 12-14-15 हम्म। साल की, तब मैंने उनका जलवा देखा था, जो बुलंद जलवा था जिसमें कि उनके सामने कोई आदमी टिकता नहीं था। और जब मैं कहानियां लिखना, मैंने बहुत लेट कहानियां लिखना शुरू किया, 2005 हम्म। 4 में मैंने पहली कहानी लिखी होगी। तो तब जी। तक वो शायद बहुत वृद्ध हो गई थी जब मैं उनको बता नहीं पाया, और उनकी डेथ हो गई। तो लेकिन वो हम्म। बहुत दमदार कैरेक्टर है वो कहानी, अगर आप अभी भी जो लोग पढ़ते हैं उनको उनको लगता है कि हाँ, याद आ जाता है कि उनके गांव में भी ऐसी थी, कि वो बहुत ही जोशीली और बहुत बहादुर और बहुत लड़ाका। अगर मतलब कोई एक गवई जो झांसी की रानी हो सकती थी तो वही थी वो। वाह। मतलब एक किरदार बहुत दिलचस्प है, मुझे पढ़ना बहुत पड़ेगा। इंटरेस्टिंग। मैं मेरी कहानियों सबसे मेरी पहला कहानियों काम के होगा मेरा ये, कैरेक्टर्स बहुत ही इंटरेस्ट मेरी कहानियों के कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि वो क्योंकि यूनिक है, आपने रियल बहुत लाइफ यूनिक। से उनको उठाया है। सब बिल्कुल। रियल लाइफ के हैं, कोई कोई फिक्शन नहीं है उसमें, वो रियल लाइफ ही है सारा सारा। क्या बात है। हरि जी, आप शायर भी हैं, आप गायन भी करते हैं, और आपने एक पोइट्री की बुक भी लिखी है। तो मैं चाहूंगी अगर आप कुछ अपनी एक पोइट्री हमारी ऑडियंस को पढ़ के सुनाना चाहें या गा के सुनाना चाहें। वक्त बहुत कम है, बातें हमारे पास बहुत सारी हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक पोइट्री अगर आप गा के सुना दे हमारी ऑडियंसेस को तो बस मजा आ जाएगा। नहीं, मैं सुना सकता हूँ। मेरी 2 गजलों की किताब है, एक पोइट्री है, कहानियों जी। कहानियों की भी 2 किताब है। तो मैं पोइट्री, जो मैं क्योंकि गाता भी हूँ, तो मैं जी। एक आपको 2 शेर गुनगुना के ऐसे सुना देता हूँ। बेशक। आंखों में इकरार नहीं है, आंखों में इकरार नहीं है, कह दो हमसे प्यार नहीं है, कह दो हमसे प्यार नहीं है, आंखों में इकरार नहीं है। इश्क इबादत, इश्क जुनू है, इश्क इबादत, इश्क जुनू है, इश्क इबादत, इश्क जुनू है, कोई कारोबार नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, कह दो हमसे प्यार नहीं है, आंखों में इकरार नहीं है। चाहत की बाजी ऐसी है, चाहत की बाजी ऐसी है, चाहत की बाजी ऐसी है, चाहत की बाजी ऐसी
है, हारे भी तो हार नहीं है, हारे भी तो हार नहीं है, कह दो हमसे प्यार नहीं है, आंखों में इकरार नहीं है, आंखों में इकरार नहीं है। So this is my poetry and my singing, my composition. बहुत खूबसूरत, बहुत ठहराव, बहुत ज्यादा खूबसूरत। मतलब लोगों को दिख रहा होगा आपके इतने सारे एस्पेक्ट्स है, एक आईएएस ऑफिसर, एक टॉपर, मतलब इतना सारा आपके फेदर्स हैं कैप में, और लोग आज एक और चीज देख रहे हैं। क्या बात है, क्या गाना, क्या आपने सुनाया है, खूबसूरत। मैंने बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हरी जी, मैं आपसे एक सवाल हमारा रह गया था। आप नीदरलैंड भी गए थे पढ़ाई करने के लिए, जी जी जी। और आपने बताया था कि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था और मैं वहां पे अंग्रेजी मीडियम में गया, तो मेरी पूरी मतलब एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी मेरे सामने आके, क्योंकि मैंने हिंदी को एम्ब्रेस करा हमेशा, और मैंने हिंदी में ही अपने एग्जाम्स को भी क्वालिफाई करा, फिर अंग्रेजी एकदम से, और फिर बहुत मुश्किल का दौर, लेकिन आपने वो जंग भी जीती। तो उस जंग के बारे में भी लोगों को बता दें, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी से इंग्लिश में स्विच करते हैं, उनके लिए बहुत एक मुश्किल दौर होता है। नहीं, अंग्रेजी में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजी तो हम लोगों ने शुरू से पढ़ाई करी अंग्रेजी की। अंग्रेजी हम्म। पढ़ना लिखना भी यूनिवर्सिटी जाते जाते आ ही गया था। वो हम्म। बोलना भी आ ही गया था, काम चलाऊ बोलना आ गया था। बट नीदरलैंड्स की दिक्कतें कुछ और थी। नीदरलैंड में जैसे अंग्रेजी हम्म। तो मैंने सिर्फ ये कहा कि मैं सिविल सर्विसेज में मैंने अपना मीडियम चेंज कर दिया था। तो इंग्लिश हम्म। हैज नेवर बीन अ प्रॉब्लम फॉर मी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई मेरी अंग्रेजी में वाह। थी, अंग्रेजी बोलना लिखना हो गया था। बट हम्म। हिंदी वाज मच बेटर देन इंग्लिश, ये बता सकता हूँ कि एक्चुअली यस। तो या बिल्कुल। नीदरलैंड में दिक्कत ये थी कि नीदरलैंड में जो इंस्टीट्यूट के अंदर था वो तो अंग्रेजी थी, हम्म। लेकिन बाकी जी। बाहर पूरा डच था। तो उनकी अपनी जो जी। लैंग्वेज है डच, वो बहुत बड़ा चैलेंज जी। था, क्योंकि ना हिंदी काम आ रही थी ना अंग्रेजी काम आ रही थी। तो हम लोग अंग्रेजी बोलते हाँ। थे, वो डच बोलते थे। सारे करस्पॉन्डेंस जो बैंकिंग सिस्टम है, जितने उनके डॉक्यूमेंट होते थे, जिसमें हाँ। आपको फॉर्म वगैरह फिल इन करना होता था, जो रेजिडेंशियल हम्म। जो वहाँ पे एक सर्टिफिकेशन होता था, आप हाँ। टेम्पररी रेजिडेंट हैं वहाँ के, उसका सबका जो कुछ भी हम्म। प्रोसीजर होता था वो सारा डच में होता था। तो वो हम्म। एक चैलेंज था जिसमें हम बैठ के हमेशा गूगल पे ट्रांसलेट किया करते थे कि इसको, वो जो लिखा है उसका अंग्रेजी क्या हुआ। तो वो हम्म। वो एक टफ पार्ट था। और दूसरे, चूंकि कोई हेल्प नहीं थी, आई आई हैव बीन कलेक्टर फॉर 8 9 ईयर्स, तो ऐसी डिपेंडेंस हो गई हम्म। स्टाफ से, छोटे मोटे काम के लिए हम्म। स्टाफ पे डिपेंडेंस थी आपकी। तो जब वहां गए तो नो बडी वॉज देयर नाइदर फॉर हम्म। योर लॉजिस्टिक्स, कि आपको कुछ लिखना पड़ना है हम्म। तो कोई टाइपिस्ट मिल जाए या कुछ आपको कंप्यूटर हैंडल करने वाला मिल जाए, वो सब खुद करना है। ना घर पे कोई आपको सपोर्ट सिस्टम है, किसी तरह का डोमेस्टिक का कॉन्सेप्ट ही नहीं था वहाँ। तो बाकी जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था वो या तो बस थी या ट्राम था, वो बहुत एक्सपेंसिव था। तो देन बिल्कुल। आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग ब्रेक आई बॉट ए साइकिल। हम्म। और उसके बाद साल भर तक साइकिलिंग हुई, तो इतना मजा आया। तो वहां पे सब कुछ एक साल जो आपने अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जिया, और सब कुछ खुद करने लगे, किचन में सारा वाह। काम करने से लेके घर की साफ हम्म। सफाई, और साइकिल चलाना, अपना कंप्यूटर से सब कुछ सीखना, पूरा डिसर्टेशन खुद टाइप करना, सारी डिफिकल्ट चीजें जो कंप्यूटर पे हो सकती थी, दैट आई कुड लर्न देयर। तो ये एक जो एक साल का जो एक्सपोजर था, वहां पे कोई हैंग नहीं। मैं सबसे पहली चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो डेवलपमेंट जिसको कहते हैं ना, तो डेवलपमेंट इट्स नॉट कंसर्न ओनली द इकोनॉमिक गेन, कि भाई पैसा आपके पास आ हम्म। गया तो आप बहुत डेवलप्ड हो गए। आपके पास जो है वो सबसे बड़ी चीज तो ये आनी चाहिए कि कोई हिपोक्रेसी नहीं है। आप कोई जो है बड़ा हम्म। बहुत सेठ है तो बड़े उसने सोने की चेन लटका रखी है, तो ये सब ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं। सब साइकिल से चल हम्म। रहे हैं, सबका पहनावा ओढ़ावा वही है, सब पब में बैठ के अपना खा पी रहे हैं। कोई हैंग नहीं, कोई वीआईपी कल्चर जिसको कहते हैं, देयर वाज नो वीआईपी कल्चर, नो हिपोक्रेसी। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है लोग हैं कि भाई अगर आप उनकी हम्म। मदद नहीं करनी तो बोलेंगे नहीं, आई कांट हेल्प यू। यहाँ की तरह नहीं कि हम्म। घुमाते रहेंगे और बाद में आप धोखा दे देंगे और ऐसा कर देंगे। तो जो बोलना है स्टेट में, तो वो जो साल भर का हम लोग का एक्सपोजर था, वो जी। इस मामले में बहुत अच्छा था कि आप जो है बी योर ट्रू सेल्फ, बी योर रियल वाह। सेल्फ।
आप जैसे हैं, और अपना काम, सब कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। आप अपना कारपेंट्री से लेके और घर की साफ सफाई से लेके खाना बनाने तक, तो कूड़ा फेंकने तक, यू विल हैव टू डू इट ऑन योर ओन, नोबडी इज देयर। तो वो एक अच्छी चीज। एंड दिस सिंसियरिटी, जैसे सिंसियरिटी उनकी ये थी कि 9 बजे अगर ऑफिस खुलना है तो 9 बजे वहां बंदा आ जाएगा, 5 बजे बंद होना है तो 5 बजे बंद कर देगा वो। दुकानें अगर 7 बजे बंद होनी तो 7 बजे बंद हो जाएंगी, चाहे आप जितना आप खड़े हों। और तो ये चीजें, और एंजॉय करना खुद को, सिंप्लिसिटी एंड एंजॉय योर हाँ। लाइफ। वाह। हरी जी, आपने इतने सारे उतार चढ़ाव, इतने सारे अचीवमेंट्स अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, तो एक फाइनल मैसेज जो आप हमारे ऑडियंसेस को देना चाहेंगे, कभी ना हारने के ऊपर, डटे रहने के ऊपर, अपनी जिंदगी से जो इंस्पायर्ड है, प्रेरित एक मैसेज आप हमारे ऑडियंसेस को दे दीजिए। मैं कोई मैसेज जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना आपकी जिंदगी खुद होती है। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि गांव से बिल्कुल। निकलने वाला say no statement is more effective than your own conduct, your character, your lifestyle. हम्म। तो आप अपनी जिंदगी से बी एन एग्जाम्पल। तो आई हैव बीन लकी कि एक गांव से, बहुत पिछड़े इलाके से हिंदी स्पीकिंग बच्चा निकल के आता है, वो सारे टफेस्ट एग्जाम्स क्लियर करता है, फिर दुनिया में जाता है और हर तरह की चीजें सीखता है। आई हैव बीन टू मोर देन डजन्स ऑफ कंट्रीज, और जहाँ की लैंग्वेजेस मैंने देखी सुनी, वहाँ के लोगों को देखा, हम्म। और हर तरह की चीजें मुझे सर्विस में, खासतौर से आईएएस बनने के बाद ये प्लेटफॉर्म्स मुझे मिला कि मैंने, और आईएएस मीन्स ऑलरेडी, जैसे आप अपने देश से प्रेम करते हैं ना, लोग कहते हैं बहुत देश से हम प्रेम करते हैं, उनसे ये पूछिए कि वो निकल के गए कहाँ कहाँ है, क्या देखा है उन्होंने, देश को देखा है क्या उन्होंने। वो अपना गांव में बैठ के, और देश से बड़ा प्रेम है, या कहीं बैठ के किसी से आपको नफरत हो गई। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज के यहाँ जो हमारे यहाँ फैशन है ना, मतलब प्रेम और जो नफरत करने का जो फैशन है, वो बिना जाने है। आप किसी के करीब नहीं बिल्कुल। गए, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, आप देश किस चिड़िया का नाम है ये नहीं जानते, आप नॉर्थ ईस्ट नहीं गए हैं, आप केरल नहीं गए हैं, आप जो है वो बंगाल नहीं गए हैं, जम्मू कश्मीर नहीं गए हैं, और यहीं से बैठ के एज ए क्या चौधरी हो, और इस तरह की बातें। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नो योर कंट्री, नो द पीपल ऑफ योर कंट्री, नो द लैंग्वेजेस, नो द कल्चर, द सिविलाइजेशन, बी पॉजिटिव, contribute to the betterment of the society, don't contribute to the filth of the society। तो जो यूथ है हमारा बहुत आइडियलिस्ट है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें करना चाहता है, बट उसको अभी उसका विजन जो है वो खुला है। पता चला कि वो आप 20s में ही आप अगर ये हम्म। बोलने लगे कि मुझे दुनिया के बारे में जानकारी है, तो शायद ये ठीक नहीं होगा। आप पहले दुनिया देखिए, जानिए, एक अपनी राय बनाइए लोगों के बारे में, उनके करीब जाइए, हियर से पे, रूमर्स पे अपनी ओपिनियन में बनाइए। तो ये मैसेज मैं यूथ को देना चाहता हूँ। और कभी जिंदगी में होप मत छोड़िए। हमेशा ये मान के चलिए कि आज अगर चीजें अच्छी नहीं हैं तो कल और अच्छी हो सकती हैं, होंगी, और नहीं है तो हमें उसको बेहतर करना है। हमारा भी उसमें थोड़ा मोड़ा योगदान जो हो सकता है वो हम दें। और वो बेटरमेंट हम अपने आसपास के मोहल्ले में भी कर सकते हैं, साफ सफाई को लेके, बातचीत को लेके। आप प्यार से बोलिए, मुस्कुराइए, अच्छे वाइब्स रखिए, पॉजिटिविटी रखिए, कोशिश करिए अच्छा करने की। मैसेज तो बस यही है। सर, ये बहुत अहम मैसेज है आज के दौर को देखकर, और आपने जो बात कही मैं उसमें बस एक बात ऐड करना चाहूंगी कि बचपन से हम एक कहावत सुनते थे कि हम हिंदुस्तानी कुएं के मेंढक होते हैं। हम एक जगह पे रहना जी चाहते हैं, हम ज्यादा निकलना नहीं चाहते, हम सेविंग्स में बहुत विश्वास रखते हैं कि पैसे बचाते रहो, कि बच्चों की शादी काम आ जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई काम आ जाएंगे। लेकिन आज का दौर ऐसा हो गया है कि जो रूमर्स फैल रहे हैं वो इसलिए फैल रहे हैं क्योंकि हम आपस में एक दूसरे को जानते नहीं है। हम एक मोहल्ले से आगे निकलते नहीं अपनी जिंदगी में। बिल्कुल तो मुझे लगता है कि आज का वो दौर है कि हम जब तक खुद ना देखें अपनी आंखों से, हमें उस बात की यकीन नहीं करना चाहिए। सर, वी आर बिल्कुल सो, ठीक। हरी जी, इट इज सच अ प्लेजर टू होस्ट यू ऑन दिस शो। हमारी खुशकिस्मती कि आप नर्चर लाइफ के प्लेटफॉर्म पर आए और आपने इतनी सारी बातें बताई अपने बारे में। आपकी जिंदगी एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। बहुत सीख मिलेगी हमारी ऑडियंस को, और मुझे लगता है कि ये जो आपने अपना समय हम लोग को दिया, ये समय मुझे लगता है कितने लोगों का समय बदल सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हरी जी, नर्चर लाइफ के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए और अपना मुझे कीमती मुझे वक्त मुझे हम भी लोग को देने मुझे के लिए। मुझे भी बहुत खुशी हुई, और फराह को भी, और सहर आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपके प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, और जो भी ऑडियंस है उससे कनेक्ट करने के लिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इनिशिएटिव्स। थैंक यू सो मच। आई एम लीविंग ऑफ। थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू सो मच।